सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर के बारे में। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में डिस्कस किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में यदि हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। लास्ट डिस्कशन में कुछ जगह बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि खरीफ और रबी क्रॉप के बारे में, तो बाय मिस्टेक आई माइट हैव सेड सम नेगेटिव थिंग्स लाइक कि खरीफ क्रॉप हमेशा याद रखिए, खरीफ जो फसल है, खरीफ ये हमेशा कौन सी है? चावल। चावल मतलब जो राइस है, ये आपकी खरीफ फसल है। रबी की बात करें, रबी जो है ये कौन सा है? ये है वीट। वीट याद रहे, वीट हमेशा रबी फसल है। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत कर दिया था। रबी मतलब गेहूं, खरीफ मतलब चावल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर कुछ जगह बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट। एनीवे, लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन ऑन द टेबल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में कई सारे जो फसल क्षेत्र हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो आप जानते हैं। लेकिन एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में क्रॉप जोन कितने हैं, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो क्रॉप जोन की यदि हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो 5 क्रॉप जोन है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो एज ऑफ नो हम डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ नो क्रॉप जोन्स के बारे में कि मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो कितने क्रॉप जोन हैं। देखिए क्रॉप जोन कितने हैं एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में? 5 क्रॉप जोन है। तो पूरे मध्य प्रदेश को हम लोगों ने क्रॉप के हिसाब से 5 पार्ट में डिवाइड किया है। वह देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है मध्य प्रदेश की वो है कपास। कॉटन की बात करें, कॉटन और मिलेट, सोरगुम बोल सकते हैं, लेकिन मैं मिलेट बोलता हूं बिकॉज जो मोटे अनाज होते हैं ये किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का, यदि हम रीजन की बात करें, मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में आमतौर पर आपको कॉटन और जो सोरगुम है या मिलेट है, इस तरह की क्रॉप को उगाया जाता है। तो जो वेस्टर्न साइड है हमारा, जो मालवा साइड है, या इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है, यहां पर यूजुअली आपको कपास और मिलेट मिलती है। हालांकि कपास की बात करें तो मोस्टली आपको वेस्टर्न साइड में ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर बेसिकली आपको मिलती है जो सॉयल वो है ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल की बात करें, इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, तो यहां पर ही मोस्टली आपको ये क्षेत्र मिलता है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश का कौन सा लोकेशन है, तो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न रीजन है। वेस्टर्न के अलावा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न क्षेत्र में आपको यूजुअली आपको कपास, कॉटन और मिलेट जैसी फसलें मिलती हैं। तो यहां पे देखें, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न, ये रीजन मध्य प्रदेश का बेसिकली कॉटन और मिलेट के लिए जाना जाता है। तो लोकेशन आप याद रखेंगे। इसके अलावा सेकेंड लोकेशन वी गोना टॉक अबाउट, दैट्स बेसिकली कॉटन और मिलेट की बात कर लिया हम लोगों ने। नाउ गेहूं और ज्वार की यदि हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वीट एंड मिलेट की बात करें, गेहूं और जो मोटे अनाज उसकी यदि हम बात करें, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में आपको गेहूं मिलेगा। मिलेट की बात करें, मिलेट भी लगभग सभी जगहों में उगाया जाता है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में इसका उत्पादन यूजुअली ज्यादा किया जाता है, बिकॉज नॉर्दर्न रीजन में थोड़ी बारिश आपको कम मिलती है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहां पे आपको यूजुअली यही फसलें आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्पेशली यदि हम बात करें हमारा चंबल का बेल्ट हो या इसके अलावा बुंदेलखंड, बघेलखंड का जो क्षेत्र है, यहां पे आपको यूजुअली गेहूं और साथ में मोटे अनाजों का यहां पे उत्पादन देखने के लिए ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न रीजन है, यूजुअली दैट इज द लोकेशन वेयर वी फाइंड आउट दिस क्रॉप। नाउ थर्ड रीजन की यदि हम बात करें, ये है हमारे यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, धान क्षेत्र। धान का मतलब है पैडी का प्रोडक्शन। एज ऑफ नो हम लोग कहां पे करते हैं? पैडी मतलब धान। तो लेट मी राइट डाउन दिस वन, पैडी, दैट्स पैडी मतलब इसको हिंदी में यदि बोलेंगे तो इसको बोलेंगे धान, या आप इसको राइस बोल सकते हैं, है ना, राइस से निकलती है, ऑब्वियस सी बात है। तो पैडी की बात करें, पैडी का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां पे होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप मध्य प्रदेश बनाएंगे तो मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है, जहां पे यूजुअली आपको रेड येलो सॉइल मिलती है, तो आमतौर पर यहीं पे आपको धान का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्पेशली मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है,
तो ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि मोस्टली आप कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी धान का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेड येलो सॉइल पाई जाती है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। याद देखिए, मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न क्षेत्र है, यहाँ पे मोस्टली आपको धान का प्रोडक्शन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा तीसरा क्रॉप जोन हो गया। चौथी फसल हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो फसल भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स द वीट। केवल वीट। यदि हम बात करें चौथे में, वीट का प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा होता है? मोस्टली वीट का ही प्रोडक्शन। तो हालांकि वीट का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, लेकिन केवल वीट की बात करें तो मध्य प्रदेश के सेंट्रल जोन में मोस्टली इसी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। बाकी जैसे मोटी फसलें होती हैं वो यूजुअली ज़्यादा नहीं उगाई जाती हैं। मोस्टली जो सेंट्रल पार्ट है, होशंगाबाद वगैरह का जो क्षेत्र है, उस रीजन में आमतौर पर केवल वीट ही आपको देखने में मिलता है। हालांकि वीट ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन केवल वीट की यदि हम बात करें तो उस कंडीशन में, है ना। नाउ पांचवा यहां पर है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको गेहूं के साथ में चावल, वीट के साथ में राइस या मैं यहां पे इसको पैडी बोल दूं, वीट और पैडी दोनों का साथ में प्रोडक्शन कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? देखिए, मध्य प्रदेश में मोस्टली चावल का उत्पादन ईस्टर्न एरिया में ही होता है। तो आमतौर पे आपको ईस्टर्न एरिया में ही आपको वीट और पैडी दोनों देखने के लिए मिलती है। स्पेशली हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप क्रॉप का डिवीजन कर सकते हैं, क्रॉप जोन इस तरह से हमने बना रखे हैं, है ना। तो ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र, जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, है ना। नाउ इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के बेसिकली एज ऑफ नो कृषि कर्मण पुरस्कार में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, है ना। सो मध्य प्रदेश को एज ऑफ नो कृषि कर्मण पुरस्कार 5 बार मिल चुका है। तो हम इसके बारे में बात करें कब कब मिला है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार। सो कृषि कर्मण पुरस्कार में मध्य प्रदेश को बेसिकली 3 बार ऐसा है कि जो हर एक कैटेगरीज को कंबाइंड फॉर्म में यदि हम बात करें, टोटल ग्रेन प्रोडक्शन में, टोटल फूड जो प्रोडक्शन है उसमें कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया था। लेकिन इसके अलावा देखिए 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार की बात करें, इसमें टोटल ग्रेन प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश को, कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। और यह दिया गया था सन 2011-12 के लिए, सन 2011-12 के लिए। इसके बाद दिया गया सन 2012-13 के लिए, और एक दिया गया सन 2014-15 के लिए। तो ये 3 बार देखा जाए तो यहां पर सभी टोटल खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया गया। इसके अलावा यहां पर 2 बार गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया, 2 टाइम्स फॉर वीट प्रोडक्शन। गेहूं के उत्पादन के लिए हमने 2 बार मध्य प्रदेश को भारत सरकार के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, 2013-14 में, 2013-14 में और 2015-16 में, 2013-14 में और 2015-16 में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार कई बार दिया गया है। अब तक 5 बार दिया गया है। तो ये डेटा है थोड़ा सा। नाउ मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जिनका कृषि के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट्स कॉल्ड डीडीपी, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। और जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो ये टर्म भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड डीडीपी, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो डेटा हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट दैट डेटा फ्रॉम द बेसिकली अवर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, और इनके द्वारा जो डेटा शेयर किए गए हैं
उस डेटा में आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डीडीपी में 45 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था, जो 45 जो बड़े ज़िले हैं उनको शामिल किया था। 45 डिस्ट्रिक्ट में 5 ज़िले ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश के टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 3% ज़्यादा है। तो 45 डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, 3%। 5 डिस्ट्रिक्ट हैविंग मोर देन 3% कंट्रीब्यूशन। इनमें से कौन कौन जिले ऐसे हैं जिसका बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं स्टेट का टोटल एग्रीकल्चर जो है, स्टेट एग्रीकल्चर का जितना प्रोडक्शन है, स्टेट में जितना भी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन हुआ है, उसमें ये 5 जिले ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 3% ज़्यादा है। जैसे इसमें सबसे टॉप में है छिंदवाड़ा का जो कंट्रीब्यूशन है ये सबसे अधिक है, ये है 4.8% कंट्रीब्यूशन है स्टेट के एग्रीकल्चर में। सेकेंड रैंक इज बेसिकली जबलपुर का जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरे नंबर पे है। जबलपुर में आप कह सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी है, 4.6% है। धार जिले की बात करें, धार जिले का थर्ड रैंक है, इसमें 3.8% है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जिले ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। गुना की बात करें तो यहाँ पे है 3.7% कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर में है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 5 रैंकर और इसका कंट्रीब्यूशन है 3.5%। ये है मध्य प्रदेश के जिले जिनका कंट्रीब्यूशन स्टेट एग्रीकल्चर में काफ़ी एडिक्वेट है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इसको याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ मध्य प्रदेश में कुछ डेटा हमारे पास कैलकुलेट किए गए हैं। इसमें हमारे एग्रीकल्चर में कितना बेसिकली डिपेंडेंसी है हमारे फार्मर्स की, कितने लोग यहाँ पर डिपेंडेंट हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी के बारे में डेटा कई बार पूछा जाता है, तो एग्जाम में याद रखिएगा एजी डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यदि हम बात करें 2001 सेंसस के हिसाब से, 2011 सेंसस का भी डेटा हमारे पास में है, 2001 सेंसस का भी डेटा हमारे पास में है, तो आप देखेंगे डिपेंडेंसी का जो चार्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट नाउ वी आर गेटिंग पॉजिटिव अबाउट दैट वन। तो यदि हम बात करें एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी पे, इफ टॉक अबाउट एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इन मध्य प्रदेश, एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंसी है एज ऑफ नाउ 2011 के हिसाब से यह है 69.8%। 69.8% पॉपुलेशन हमारे मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर में एज ऑफ नाउ डिपेंडेंट है। लेकिन सन 2001 की यदि हम बात करें, वहां पर 71.5% लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हुआ करते थे। राइट, इसके अलावा यदि हम बात करें, ये टोटल है, मतलब मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हिसाब से ये रेशियो हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी की यदि हम बात करें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कितनी है, तो नो डाउट ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इज रेजिंग। हालांकि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के अब अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, बट फिर भी यदि हम बात करें 85.6% पॉपुलेशन एज ऑफ नो गांव क्षेत्रों में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन सन 2001 में थोड़ा सा कम था, 85.5% था। तो कह सकते हैं ये एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में जो काफी रिलेवेंट है आपके लिए, वो ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भू जोत है, दैट्स कॉल्ड लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग कितनी है, जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास कितनी लैंड होल्डिंग एज ऑफ नाउ है। तो देखिए 2010-11 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था, 2010-11 के हिसाब से, देखिए अभी ये डाटा जो है रिवाइज टाइम पे होते हैं, 10-10 साल में होते हैं, तो एज ऑफ नो आपको पुराने डाटा पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो 2010-11 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था, 2010-2011 में, इस डेटा के हिसाब से हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है, मध्य प्रदेश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है, मतलब पूरी जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है, उसको
फार्मर्स की जो पॉपुलेशन उस पर डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 1.78 हेक्टेयर। 1.78 हेक्टेयर एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में एवरेज लैंड होल्डिंग है 1.78 हेक्टेयर, मतलब एक किसान के पास रफली इतनी जमीन है एवरेज में। आप बोलेंगे ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो आपके घरों के आसपास ही नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये हमने एवरेज निकाला है, मतलब मध्य प्रदेश के जो बड़े किसान छोटे किसान सबका एवरेज निकाल दिया है। देखिए 1.1 हेक्टेयर कितना होता है, डिस्कस किया हूं मैं आप लोगों से पहले, 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है। लेकिन यदि हम बात करें मीटर स्क्वायर में तो ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 100 मीटर बाई 100 मीटर का यदि आपके पास एक प्लॉट है तो वो 1 हेक्टेयर कहलाता है। तो एवरेज लैंड होल्डिंग में 1.78 हेक्टेयर हमारे पास लैंड होल्डिंग थी। अब इसके बाद यदि हम देखें कि पूरे देश में कितनी है, इफ यू टॉक अबाउट एवरेज लैंड होल्डिंग इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूजुअली आपको ज्यादा मिलेगी। यहीं पर यदि आप इन इंडिया की बात करें, पूरे भारत में लैंड होल्डिंग कितनी है, तो पूरे भारत में लैंड होल्डिंग और भी कम है, दैट्स मैनली 1.16 हेक्टेयर। आप बोलेंगे ये रेशियो कम क्यों रहा है, बिकॉज एक्चुअली यूपी जैसे राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है, बिहार जैसे राज्य हैं, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग यहाँ पे कम होता है। तो ये इंडिया का है। नाउ एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग तो आप जान ली, लेकिन बड़े किसान कैसे हैं, छोटे किसान कैसे हैं, मीडियम कैसे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछाते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार के किसान हैं। यदि हम बात करें फार्मर्स का जो टाइप है उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, यदि इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है, लुक एट दिस वन, इन्हें हम बोलते हैं, देखिए लेट मी राइट डाउन दिस वन, ये भी देखेंगे तो आपको थोड़ी इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कितनी लैंड होल्डिंग उनके पास में है। और ये डेटा हमारे पास में जो है ये हेक्टेयर के हिसाब से, आमतौर पर हेक्टेयर में ही कैलकुलेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। एकड़ में बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको नहीं मानते। 1 हेक्टेयर में रफली 2.5 एकड़ होते हैं। यदि आप देखें यहां पर सीमांत किसान जिसे बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स। यदि हम बात करें सीमांत किसान मध्य प्रदेश में, इनकी लैंड होल्डिंग कितनी होती है, मतलब इनकी लैंड होल्डिंग देखा जाए तो 1 हेक्टेयर से भी कम होती है, दैट्स लेस देन 1 हेक्टेयर। ऐसे किसानों का यदि परसेंटेज बात करें मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है, दैट्स रफली 41%। मध्य प्रदेश के 41% किसान ऐसे हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से भी कम है। अभी यदि 1 हेक्टेयर का आधा हेक्टेयर भी आप करते तो वहां भी बड़ा एडिक्वेट पोर्शन है। हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है ही नहीं। बेसिकली जमींदारी सिस्टम लाया गया था। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा पेनफुल सिस्टम था जिसके चलते लैंड होल्डिंग सामंतों के पास में बड़ी मात्रा में हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मर्स कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग लैंडलेस हो गए, और इसके चलते बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी कंडीशन लैंड होल्डिंग के मामले में काफी क्रिटिकल है। इसमें मोस्टली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा है, एंड दैट्स हाईली अनफॉर्चुनेट इन अवर नेशन। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो स्मॉल लैंड होल्डिंग कैसी है। स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब होता है रफली बिटवीन 1 to 2, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होल्डिंग रखने वाले मध्य प्रदेश में रफली 27% फार्मर्स हैं। यदि हम बात करें मीडियम या सब मीडियम, यहां भी 2 कैटेगरी बनाई है, सब मीडियम एंड मीडियम। सब मीडियम कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यहां पर हमने बनाया है 2 से 4 हेक्टेयर के आसपास जो लैंड होल्डिंग आपके पास में है, इसमें रफली 19% किसान हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। चौथे नंबर पे है मीडियम लेवल के जो फार्मर्स हैं, जिन्हें मध्यम लेवल आप कह सकते हैं। इनकी लैंड होल्डिंग 4 से 10 हेक्टेयर के आसपास होती है, और यदि लैंड होल्डिंग की बात करें यह है 9%। और यदि हम बात करें लार्ज फार्मर्स, इफ यू टॉक अबाउट लार्ज फार्मर्स, बड़े किसान जो हैं, तो इनकी लैंड होल्डिंग मोर देन 10 हेक्टेयर होती है। 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड होल्डिंग हो सकती है, और इनकी संख्या महज 1% है। और एक तो ये एज ऑफ नो कंडीशन है। हालांकि जो लार्ज फार्मर्स उनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, और ऐसे किसानों की संख्या कम तो जरूर है, लेकिन इनके पास लैंड होल्डिंग का एक बड़ा पोर्शन इन्हीं के पास में है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन।
सो मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ देखा जाए तो लैंड सीलिंग एक्ट भी अप्लाइड है। हालांकि अलग अलग राज्यों में लैंड सीलिंग एक्ट में जो लिमिट है वो अलग अलग होती है। उसी तरह मध्य प्रदेश के लिए भी लैंड सीलिंग एक्ट की जो लिमिट है वो अलग है ना। एज ऑफ नाउ यदि आप देखेंगे कि सीलिंग एक्ट के अंतर्गत लिमिट क्या है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की लिमिट डाली गई है लैंड सीलिंग के लिए। लुक एट हियर, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसी जमीनें जहाँ पर जो इरिगेशन भी है, साथ में 2 क्रॉप तक की कल्टीवेशन यहाँ पे होता है, वहाँ पर लैंड सीलिंग एक्ट की लिमिट है 7.28। और ये सारा डेटा आपके सामने है हेक्टेयर्स में। हेक्टेयर्स में आपके सामने डेटा दिया हुआ है, तो 7.28 हेक्टेयर्स की जमीन की लैंड सीलिंग है। मतलब एक इंसान के पास जो लैंड होल्डिंग है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा होती है तो आपकी लैंड कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। इरिगेशन विद 1 क्रॉप, यदि वहां पे केवल और केवल एक ही फसल उगाई जाती है तो उस कंडीशन में 10.93 हेक्टेयर का लिमिट डाला है। और ड्राई लैंड यदि आपका है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, उस कंडीशन में 21.85 हेक्टेयर का लिमिट डाला हुआ है। तो ये एज ऑफ नो सीलिंग एक्ट के अंतर्गत लिमिट डली है। हालांकि कई बार इसका हल्का मैनिपुलेशन हो जाता है, लोग ड्राई लैंड दिखाते हैं तो उसके चलते लिमिट बढ़ जाती है। तो कई बार एक ही इंसान के नाम पे 20 हेक्टेयर लैंड भी मिल जाता है। 20 हेक्टेयर का मतलब है रफली अराउंड वी कैन से 50 एकड़ समथिंग। तो ये एज ऑफ नो कंडीशन है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। नाउ कुछ चीजें यहाँ पर है कि एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में जो कल्टीवेशन होता है वहाँ पे कितनी एरिया में किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है, बिकॉज कई बार यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। सो यहाँ पे यदि आप डेटा देखेंगे तो कुछ पुराने डेटा हैं, लेकिन यही डेटा एज ऑफ नो चल रहे हैं हमारे पास में। तो एज ऑफ नो यदि हम बात करें क्रॉप एरिया, कौन सी क्रॉप की कितनी एरिया है, तो उसके हिसाब से वेल देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉप एरिया में जो मेजर है उसको हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया, जैसे ग्रेन की बात करें जिसमें बेसिकली चावल होता है ना, गेहूं होता है, ये सारी चीज़ें काउंट की गई, ज्वार बाजरा मक्का, है ना। तो ग्रेन की बात करें कि क्रॉप एरिया में हमारे यहाँ जो ग्रेन है उसका प्रोडक्शन कितने परसेंटेज एरिया में होता है। ग्रेन मतलब वी डिस्कस अबाउट दैट, लाइक वीट है, बर्ली है, या बेसिकली वी कैन से पैडी है। ऐसी चीजें जो हैं ग्रेन्स में काउंट की जाती है ना, दैट्स कॉल्ड अनाज। तो इसका जो परसेंटेज है रफली 41% एरिया में हम लोग एज ऑफ नो ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा जो तिलहन एरिया है, तिलहन का मतलब यह है कि जहां से आप तेल निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑयल सीड, दैट्स कॉल्ड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें कौन कौन चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोयाबीन है। सोयाबीन हालांकि देखा जाए तो ये ग्रेन में भी काउंट किया जाता है और ऑयल सीड में भी काउंट किया जाता है कई बार, लेकिन एनीवे तो सोयाबीन हो गया, ये आपका एक महत्वपूर्ण तिलहन है। इसके अलावा तिलहन का मतलब है ऑयल सीड प्रोडक्शन इसमें होता है, तेल निकाला जाता है इससे, या मूंगफली है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या इसके अलावा जैसे हमारा सरसों है, ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑयल सीड में आती हैं। तो इसका प्रोडक्शन एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में रफली 29% एरिया में होता है, क्योंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन एक मेजर एरिया में होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ यदि हम बात करें दलहन की बात करें, बेसिकली दैट्स कॉल्ड पल्सेस मतलब दलहन का प्रोडक्शन कितना एरिया में होता है। तो पल्सेस में क्या आ गया, जैसे आपका ग्राम चना हो गया, चने के अलावा तुअर, उड़द, मूंग, सारी चीजें शामिल हो गई है ना। तो इसका प्रोडक्शन रफली अराउंड मध्य प्रदेश में 21% एरिया में होता है। तो ये एज ऑफ नो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जिसमें इतनी एरियाज में हम लोग अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर में जैसे कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो चीज़ें बेसिकली इसमें शामिल हो जाती हैं ना। तो ये हॉर्टिकल्चर में कितनी बड़ी एरिया में हम लोग एज ऑफ नो प्रोडक्शन करते हैं, यदि इसकी बात करें दैट्स रफली 6% एरिया में हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। इवनली हॉर्टिकल्चर के लिए जो रेवोल्यूशन हमने चलाया था, इसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड गोल्डन रेवोल्यूशन, है ना, दैट्स कॉल्ड स्वर्ण क्रांति। इसके अलावा एक और है वाणिज्यिक का मतलब यह है कि जो हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप्स इसे बोला जाता है। कॉमर्शियल क्रॉप्स में हालांकि कई सारी आती हैं, जैसे कि एवली गन्ना भी कॉमर्शियल क्रॉप में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें रफली 3% हमारे मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये एज ऑफ नो क्रॉप के हिसाब से हम लोगों ने इस तरह से डिवीजन किया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नाउ एक चीज और भी डिस्कस करना है हमारे मध्य प्रदेश में, बिकॉज दस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी फसल में काउंट की जाती है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। तो हमारे यहाँ रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, और इसके अलावा एक जायद बोलते हैं इसको, जायद फसल, है ना।
रबी फसल की यदि हम बात करें तो रबी फसल में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था रबी फसल कौन सी कहलाती है। देखिए यहाँ पे रबी में हम लोगों ने लिखा था गेहूं, रबी और गेहूं। देखिए गेहूं का यदि आपको पता चल गया है कि कौन सी, गेहूं और चावल में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो रबी में 2 लीटर हैं, गेहूं में भी 2 हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रबी फसलें हैं जिसमें गेहूं है, जौ है, चना है, तो इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे गेहूं दस कॉल्ड व्हीट है ना, व्हीट हो गया, बर्ली हो गया, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा आपके। गेहूं है, व्हीट है, 10 ग्राम है, ग्राम मतलब चना है ना, चना है, ओके आई वाज राइट, चना, ओके 10 चना, ये व्हीट गेहूं हो गया है ना, गेहूं हो गया, चना हो गया। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में और बहुत सारी हैं, जैसे जौ है, जौ का उत्पादन किया जाता है। इवनली जो राई है, सरसों है, मस्टर्ड का प्रोडक्शन भी होता है हमारे मध्य प्रदेश में। 10 राई बोलते हैं, सरसों बोलते हैं ना, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं आपकी रबी फसल में। रबी फसल का एक फीचर होता है जो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कई बार, कि रबी फसल में अक्टूबर नवंबर जो टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर, ये इसका होता है सोइंग टाइम। इस समय इसकी बुवाई होती है, इस समय इसको सोइंग की जाती है, मतलब इससे बुवाई की जाती है। और इसके अलावा हार्वेस्टिंग की बात करें तो वी कैन से मिड मार्च, जो एज ऑफ नो चल रहा है मिड मार्च, हालांकि क्रॉस हो गया है, हालांकि अप्रैल का टाइम चल रहा है, एज ऑफ नो अप्रैल लास्ट चल रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी वीट में एज ऑफ नो हार्वेस्टिंग चल रही है। तो मिड मार्च मोस्टली देखा जाए तो बोला जाता है, तो ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है, दैट्स हार्वेस्टिंग टाइम। हालांकि अब तो हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन मिड मार्च से लेके आपका मार्च अप्रैल जो है ये टाइम हार्वेस्टिंग होता है, यहाँ पे इसकी बेसिकली कटाई की जाती है। तो ये टाइम में आपकी रबी फसलें जो है बोई जाती हैं ना। इसके अलावा देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हम बात कर रहे हैं खरीफ फसल के बारे में। इफ टॉक अबाउट खरीफ फसलें कौन सी होती हैं, देखिए खरीफ यहां लिखा हुआ है, खरीफ, तो खरीफ में 3 है। और चावल की बात करें, चावल में 3 है, हालांकि चावल कोई फसल नहीं है, बेसिकली फसल धान है, धान से फिर चावल निकाला जाता है, फिर भी यू हैव टू गेट दिस वन। तो पैडी हो गया, पैडी मतलब धान, जिन लोगों को पता नहीं होगा, पैडी, धान से ही चावल निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। धान और चावल अलग चीज़ें नहीं है, धान से ही चावल निकलता है ना। तो खरीफ में 3 हो गए, चावल में 3 हो गए, इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। तो जैसे चावल हम बात करते हैं तो आपको लब आइडिया हो जाती है कौन से समय में बोया जाता है। तो जून जुलाई के टाइम में इस समय इसकी बुवाई होती है, ये इसका सोइंग सीजन होता है, सोइंग सीजन फॉर बेसिकली खरीफ क्रॉप्स। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके हार्वेस्टिंग किस टाइम पे की जाती है, तो हार्वेस्टिंग का टाइम रफली अराउंड कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम होता है। तो ये हार्वेस्टिंग टाइम देखें तो अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, इसी समय आमतौर पे धान की जो फसल है उसकी कटाई की जाती है, तो ये हार्वेस्टिंग टाइम हो गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस समय किसकी कटाई की जाती है, किस समय क्या फसल बोई जाती है ना। तो ऐसे यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो इसमें जैसे आपका धान हो गया, जिसमें पैडी आपने बोल दिया, पैडी, धान, चावल, वही। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे तिलहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वार भी इसमें आता है, बाजरा है, ये सारा जो मिलेट टाइप का जो होता है, सोरगुम है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा इवनली मक्का हो गया। तो ये सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है ये आप कब करते हैं, ये खरीफ सीजन में करते हैं। तो ये आप याद रखें। इवनली जो अरहर है, ये भी आपकी बेसिकली आपकी खरीफ फसल में आती है। तो कुछ चीजें आप लोग याद रखेंगे। हालांकि मोस्टली गेहूं और चने के बारे में पूछा आता है, गेहूं, चना, मक्का, अरहर, ऐसे कुछ ही आते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक फसल और भी जिसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड जायद क्रॉप, दैट्स कॉल्ड जायद। मध्य प्रदेश में जो जायद फसलें होती हैं, इनका जो टाइमिंग है यदि हम बात करें, ये मार्च से में बोई जाती हैं, मार्च से बोई जाती हैं, और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है मोस्टली मिड जून में होता है। तो ये बेसिकली जायद फसलें, जिसमें कौन कौन सी फसलें, जैसे मोस्टली वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स जो हैं या कुछ फ्रूट्स हैं, वो आमतौर पर इस टाइम पे बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। तो ये हैं मोस्टली जायद फसलें हैं। तो ये हैं जायद फसलों में काउंट की जाती हैं, जिसे आप लोग याद रखिए। मार्च से मिड जून का टाइम मोस्टली इसमें काउंट किया जाता है। तो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, है ना। तो ये रही मध्य प्रदेश की अलग अलग फसलों के बारे में थोड़ा सा डिवीजन, बिकॉज यहां से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ना मध्य प्रदेश में कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो कितनी एरिया में हम लोग एज ऑफ नो कल्टीवेशन करते हैं। तो ये थोड़ा डिस्कस कर चुका हूं मैं कि एक जो फसल है, फर्स्ट वन क्रॉप जो है जिसे कल्टीवेशन हम लोग करते हैं, दैट्स रफली अराउंड 154.22 लाख हेक्टेयर। इतनी एरिया में हम लोग, ओके देयर हैज सम मिस्टेक्स ओवर देयर, जस्ट वन सेकेंड। सो वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉप रीजन। तो क्रॉप कहाँ पे कितना है, तो आप लोगों को डिस्कस किया था, पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो एक क्रॉप होती है वहाँ पर 154 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारे यहाँ ज़मीन है जहाँ पे खेती की जाती है। दो फसलों की बात करें रफली 86 लाख हेक्टेयर है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं ना। यदि हम बात करें एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी हम लोग मेजर फूड क्रॉप्स की यदि हम बात करें, तो मेजर फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है कितना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पता होना चाहिए। मेजर फूड क्रॉप्स, देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू भले ना पता हो लेकिन एक रफ एस्टिमेट पता होना चाहिए कितना होता है रफली। तो मेजर फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन है 2017-18 के डेटा के हिसाब से हम देखें, 2017-18 के डेटा के हिसाब से देखें तो ये था रफली 43,634,000 मीट्रिक टन। देखिए मीट्रिक टन का मतलब होता है, टन का मतलब होता है 1000 केजी, क्विंटल होता है 100 किलो, टन का मतलब होता है 1000 किलो। तो इतना प्रोडक्शन बेसिकली हमारे यहां हुआ था 2017-18 में। तो ये रफ एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए, रफली 43,634,000 मीट्रिक टन या 43 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन हमारे मध्य प्रदेश में एज ए क्रॉप के फॉर्म में होता है। देखिए कुछ क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसे। सपोज इफ यू टॉक अबाउट द वीट ओवर हियर, यदि यहां पे हम गेहूं की बात करें, कुछ फसलों के बारे में जो डिस्कस करेंगे, जैसे वीट की बात करें, वीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप राइट नाउ इन मध्य प्रदेश, चूंकि इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो गेहूं प्रोडक्शन में, देखिए प्रोडक्शन में तो हमारी टॉप रैंक नहीं है, लेकिन यहां पर गेहूं का जो एक्विजिशन हुआ है, देखिए आपको पता होना चाहिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है इसमें फार्मर्स से, एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे फार्मर्स से बेसिकली गेहूं खरीदा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदने में, गेहूं उपार्जन इसको बोलते हैं, इसमें मध्य प्रदेश टॉप रैंक पे रहा है पिछले साल यदि हम देखें। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मध्य प्रदेश में गेहूं एक मेन क्रॉप के रूप में आती है। यदि हम बात करें गेहूं के प्रोडक्शन की बात करें, देखिए उपार्जन मतलब एमएसपी के अंतर्गत हमने खरीदा है, लेकिन ये बात करें प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश एज ऑफ नो, मध्य प्रदेश की रैंक सेकेंड रैंक है, मध्य प्रदेश की रैंक है सेकेंड रैंक है आफ्टर उत्तर प्रदेश, आफ्टर यूपी। यूपी में एज ऑफ नो प्रोडक्शन सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश एज ऑफ नो सेकेंड रैंक पे है। अब देखा जाए तो कितना प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, तो रफली 19.17% ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन, हमारे देश में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसका रफली 19% प्रोडक्शन अकेले मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो दैट्स वन ऑफ द बिग प्रोडक्शन वाली मध्य प्रदेश इज ग्रोइंग। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा देखिए तो इसका जो मेन रीजन है कौन सा है, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है ना। अब देखा है तो यदि हम बात करें गेहूं की बात करें, वीट की बात करें, ये कैसी फसल है, ये एक रबी फसल है, एक रबी क्रॉप है ना। और रबी फसल के बारे में डिस्कस किया अभी हम लोगों ने कि इसकी जो बुवाई होती है वो अक्टूबर नवंबर के टाइम में होती है, अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसकी बुवाई होती है। टाइमिंग आपको थोड़ी याद रखना है, आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट, पर फिर भी अक्टूबर नवंबर के टाइम बुवाई होती है। और मिड मार्च का जो टाइम होता है यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की जाती है। तो ऐसा ये रहा गेहूं के बारे में। ना गेहूं के लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, तो यहां पर यदि इसके लिए बेस्ट, हालांकि पूरे राज्य में होता है, लेकिन यदि अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल इसे बोलते हैं दोमट मिट्टी, यदि अलुवियल सॉइल है तो ये इसके लिए काफी बढ़िया होती है। अलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर इट। हालांकि ये ब्लैक सॉइल में भी इसका उत्पादन होता है, हर एक तरीके सॉइल में होता है, लेकिन मोस्टली ये इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। यदि टेम्परेचर की बात करें, चूंकि ठंडी के मौसम होती है, तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर आप कह सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा रेन की बात करें,
गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, रफली अराउंड 75 सेंटीमीटर के आसपास यदि एवरेज बारिश होती है तो गेहूं के लिए पर्याप्त होती है। तो ये एज ऑफ नो गेहूं के लिए हमें ज़रूरत होती है। यदि हम बात करें कितनी एरिया में एज ऑफ नो, कितनी एरिया में मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो हम लोग गेहूं को कल्टीवेट करते हैं, तो दैट्स रफली अराउंड 6,422,000 हेक्टेयर। 6,422,000 हेक्टेयर रीजन में एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसमें हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो एज ऑफ नो ये रफली एस्टिमेट है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। रफली 6,000 हेक्टेयर आप कह सकते हैं जहां पे गेहूं का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। एज ऑफ नो कितना प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन में भी हमारा थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को रफ प्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन में यदि हम बात करें सन 2017-18 के डेटा के हिसाब से यदि हम बात करें, 2017-18 का डेटा हमारे पास में एज ऑफ नो है। इस डेटा में देखें तो आप तकरीबन मध्य प्रदेश में 20,020,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हमारे मध्य प्रदेश में किया गया है। देखिए इसको हम लाख भी कह सकते हैं, बट चूंकि ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह इस फॉर्म में दिया आता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आप लिख सकते हैं 20 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो गेहूं का हुआ है 2017-18 में। तो एज ऑफ नो एक कंडीशन है जिसको आप याद रखेंगे, जो कि सेकेंड नंबर पे है ऑल ओवर इंडिया में, उत्तर प्रदेश के बाद में। हाँ, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये डेटा आपको जरूर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो मालवा का रीजन है, मालवा प्लेटू की बात करें, मालवा प्लेटू गेहूं के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनाता है। इस इवनली मालवा प्लेटू को गेहूं की टोकरी बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं? गेहूं की टोकरी। दैट्स कॉल्ड बास्केट ऑफ व्हीट। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मालवा प्लेटू का जो क्षेत्र है, मालवा प्लेटू डिस्कस किया था आप लोगों से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। इससे मालवा प्लेटू काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का वेस्टर्न साइड है। उससे गेहूं की टोकरी या बास्केट ऑफ व्हीट का आता है। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव है, देखिए आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन का जो कंट्रीब्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट बनाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यदि हम देखें तो यहां पर जो मेन क्रॉप जिसको बेनिफिट मिला था उसमें दो ही हैं। एक तो आपका गेहूं है और दूसरा धान है। यही दो फसलें हैं जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। हालांकि मध्य प्रदेश को बेनिफिट इतना नहीं मिला था, मोस्टली बेनिफिट पंजाब है, हरियाणा है या वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में उनको ज्यादा मिला था, बट फिर भी गेहूं वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके लिए, जिसके बारे में वहां पे रिसर्च होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग लिटिल बिट। तो मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो जो खमरिया का क्षेत्र है, तो सन 2011 में 2011 में हम लोगों ने खमरिया मतलब जबलपुर, खमरिया मतलब हम बात कर रहे हैं, खमरिया कहां पे है? खमरिया है आपके जबलपुर में। वी आर टॉकिंग अबाउट द जबलपुर, ऑलराइट। तो खमरिया जबलपुर में प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने सन 2011 में गेहूं के लिए और मक्का के लिए, ठीक है, गेहूं और मक्के के उत्पादन के लिए इसमें रिसर्च डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एक शोध संस्थान, रिसर्च डेवलपमेंट एक बनाया है। इसका नाम है CIMMYT। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। कहां पे? खमरिया में। तो गेहूं मक्का के रिसर्च के लिए हम लोगों ने एक रिसर्च सेंटर बनाया है। 10 रिसर्च सेंटर इन मध्य प्रदेश। कहां पर है ये रिसर्च सेंटर? है मध्य प्रदेश में खमरिया में। कहां पे? जबलपुर में। तो एक तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि देखा जाए तो एक चीज और पता होना चाहिए आप लोगों को, जो गेहूं है, व्हीट रिसर्च सेंटर ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश में है और गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा में है। व्हीट रिसर्च सेंटर, एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में व्हीट रिसर्च सेंटर कहां पे है, तो आप याद रखिएगा व्हीट रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। कहां पर है? यह है पावरखेड़ा में। और पावरखेड़ा कहां पे आएगा? पावरखेड़ा है आपके होशंगाबाद में। एज ऑफ नो इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है, लेकिन होशंगाबाद ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं होशंगाबाद ही लिख देता हूं। तो ये होशंगाबाद का जो पावरखेड़ा है, यहां पर
व्हीट रिसर्च सेंटर भी मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश किया गया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ऑलराइट, नाउ मध्य प्रदेश में गेहूं की जो वेराइटीज हैं, व्हीट की वेराइटीज कौन कौन सी उगाई जाती हैं। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन कभी कभी पूछा आता है कि इनमें से ये चीजें किस चीज की वेराइटीज हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में सरबती है, सरबती वैरायटी है। सरबती के अलावा एक है लोकवन, लोकवन है, यह भी एक वैरायटी है। इसके अलावा नर्मदाचर है, नर्मदाचार, लेट मी राइट डाउन इन इंग्लिश इटसेल्फ। हालांकि सारे टर्म हिंदी के ही हैं और हिंदी की टर्म चलते हैं, बट फिर भी नर्मदाचार है। एक और वैरायटी है सुजाता। तो कुछ वैरायटीज है जो बड़ी फेमस है। सुजाता है, 320 है, 322 है, 306 है। ये कुछ वैरायटीज हैं मध्य प्रदेश में जो गेहूं की पाई जाती हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा आता है। मध्य प्रदेश में जो गेहूं के लिए जो बेस्ट वैरायटी प्रोडक्शन किया जाता है ना, बेस्ट वैरायटी का जो प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में किया जाता है, वेस्ट वैरायटी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें आपका होशंगाबाद का ही नाम आता है। होशंगाबाद में सबसे बेस्ट वैरायटी के जो गेहूं हैं वो उगाए जाते हैं। इसके अलावा होशंगाबाद के पास का जो रीजन है, जैसे हरदा है, सीहोर है, एक्चुअली क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ ना यहाँ पे रिसर्च सेंटर ऑलरेडी बनाया गया है, दैट्स व्हाई वन ऑफ द थिंग्स। मध्य प्रदेश में गेहूं का जो प्रोडक्शन है कौन से जिलों में सबसे अधिक किया जाता है। कई बार ये पूछा था एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। मालवा के क्षेत्र में गेहूं का ऑलरेडी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। मालवा के क्षेत्र में स्पेशली उज्जैन की बात करें, वहां पे जो सरबती, यहाँ पे आप देखेंगे सरबती गेहूं की सबसे बेस्ट वैरायटी होती है। तो बास्केट ऑफ व्हीट जो मालवा को बोलते हैं, यहां पर मोस्टली मालवा में स्पेशली यदि उज्जैन की बात करें, यहां पे जो सरबती वैरायटी होती है इसका प्रोडक्शन बेसिकली हमारे मालवा के रीजन में, स्पेशली उज्जैन के रीजन में होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ मध्य प्रदेश में व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें कौन से जिले व्हीट प्रोडक्शन में एज ऑफ नो टॉप में है, व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो यहां पे हम लोग एटलीस्ट 3 के बारे में तो पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक प्रोडक्शन एज ऑफ नो हो रहा है, यह है होशंगाबाद में। होशंगाबाद एज ऑफ नो फर्स्ट रैंक पे है, दैट्स इन द फर्स्ट रैंक। यहां प्रोडक्शन हो रहा है रफली 4.9% प्रोडक्शन अकेले होशंगाबाद पूरे राज्य के व्हीट प्रोडक्शन का करता है। सेकेंड नंबर पे आता है, यहीं से लगा हुआ है रायसेन। रायसेन देखिए तो ये रायसेन जो है यहाँ पे ये भोपाल से लगा हुआ है, देखा जाए तो 4.6% प्रोडक्शन हमारा रायसेन में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तीसरा है उज्जैन। उज्जैन में सरबती वैरायटी पाई जाती है जो कि गेहूं की सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। उज्जैन प्रोडक्शन होता है रफली 4.1%। तो ये मध्य प्रदेश के 3 बड़े जिले हैं जहां प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा बाकी जिले भी हैं, जैसे चौथे नंबर पे है शिवपुरी। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको शुरू के जो 3 हैं उनका नाम हो सके तो हल्का से याद रखें, पहले का परसेंटेज याद रख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो शिवपुरी में लगभग 4% प्रोडक्शन हमारा शिवपुरी में होता है। इसके अलावा बहुत सारे और जिले हैं, जैसे हरदा है ना, विदिशा है, ये सारे जिले हैं। तो एज ऑफ नो मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर एज ऑफ नो व्हीट का प्रोडक्शन इतना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परसेंटेज प्रोडक्शन में आपको थोड़ी सी याद रखना है, बिकॉज कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आता है। नाउ एक क्वेश्चन और पूछा आता है कि हमारे यहाँ व्हीट प्रोडक्शन तो चलो ठीक है होता है, दैट्स वंडरफुल। नाउ कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यह है कि पर हेक्टेयर क्षेत्र में वहां पर ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस होता है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम श्योपुर की बात करें, श्योपुर एक ऐसा जिला है जिसकी प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक है। रफली यहां पर यदि प्रोडक्टिविटी बात करें तो यह हम बात कर रहे हैं कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर जमीन में प्रोड्यूस होता है, यह प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो श्योपुर की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है एंड यहां पर रफली 4359 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। तो दैट्स वाई श्योपुर प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक है। सेकेंड नंबर पे आता है मंदसौर। मंदसौर की प्रोडक्टिविटी मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे है। यहां प्रोडक्टिविटी है रफली 3940 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
और तीसरे नंबर पे आता है आपका भिंड। अब देखिए ये जिले एज ऑफ नो टॉप प्रोडक्शन में इनका नंबर भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इनकी काफी ज्यादा है। 3815 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। तो ये जिले ऐसे हैं जहां पे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। और ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं। होशंगाबाद हालांकि रफली 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहां भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के टॉप डिस्ट्रिक्ट जहां पे प्रोडक्टिविटी इस रैंक पे है। द सेकेंड क्रॉप वी गोना टॉक अबाउट दैट्स कॉल्ड पैडी। पैडी सेकेंड क्रॉप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट पैडी नाउ। पैडी मतलब हम बात कर रहे हैं धान के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट पैडी नाउ। देखिए धान के बारे में यदि हम बात करें, धान के बारे में पहली बात तो याद रखिएगा ये एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? ये एक खरीफ फसल है, इसे हम बोलते हैं धान और चावल, है ना। रेन की बात करें, कितना रेन चाहिए होता है, तो रेन आमतौर पर धान के लिए ज्यादा चाहिए होता है। रफली 150 से लेके 200 सेंटीमीटर यदि इतनी बारिश हो जाए या इतनी इरिगेशन फैसिलिटी आपको मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात होती है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यूजुअली यहाँ पर ज़्यादा होता है, 24 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो चावल होता है वो खरीफ फसल होती है, और खरीफ फसल का जो टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? चावल एक कैसी फसल है? ये खरीफ फसल है। ओके, मैं यहाँ पे धान ले देता हूँ, कई बार कंफ्यूज ना हो जाए। धान की बात करें खरीफ फसल है, और खरीफ फसल की हम सोइंग सीजन जो होता है वो कब होता है? जून जुलाई के टाइम में। गर्मी का मौसम होता है, जून जुलाई के टाइम में आप सोइंग करते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें तो अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है, यहां पर महीना होता है जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। तो टेम्परेचर यूजुअली ज्यादा ही होता है। आमतौर पर बारिश का मौसम होता है, तो ऑब्वियस बात है बारिश भी काफी ज्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो यदि हम बात करें कि धान का क्षेत्रफल कितने एरिया में हम लोगों ने इसे कल्टीवेशन किया है, बिकॉज समटाइम वी नीड टू नो अबाउट द एक रफ आइडिया हमारे पास होना चाहिए कितनी एरिया में हम लोग वीट का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसकी बात करें तो 2017-18 के एस्टिमेट्स की यदि हम बात करें, 2017-18 में जो एस्टिमेट्स हमारे पास में आए उसमें रफली 2023 कितना? 2023 1000 हेक्टेयर, 2023 1000 हेक्टेयर इतने रीजन में हमारे मध्य देश में बेसिकली पैडी मतलब धान का प्रोडक्शन किया गया। 2023,000 मतलब वी कैन से 10 लाख में यदि हम बात करें तो रफली आप कह सकते हैं कि ओके लाख में कैलकुलेशन हो जाएगा अपना लगभग 20 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पे आप लोगों ने यहाँ पे धान का उत्पादन किया। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे यदि हम बात करें यदि हम प्रोडक्शन कितना किए हैं, हाउ मच प्रोडक्शन वी हैव डन, तो प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो प्रोडक्शन हमने किया है रफली अराउंड 7,305 इतने 1000 मीट्रिक टन इतना प्रोडक्शन हम लोगों ने रफली किया है। मध्य प्रदेश में 7,305,000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हमारे मध्य प्रदेश में चावल का किया गया है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है, हालांकि यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आपको जानकारी रफली होनी चाहिए। बिकॉज कई बार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है कि चावल का, तो आप बताएंगे गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। यदि मीट्रिक टन की बात करें कितने एरिया में हमने कल्टीवेशन किया तो गेहूं ज्यादा है कि चावल ज्यादा है, तो आप बताएंगे कि ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी बेसिकली गेहूं ज़्यादा है, बिकॉज गेहूं में ज़्यादा एरिया में प्रोडक्शन हमने किया है। रफली 6000 हेक्टेयर एरिया में किया है, यहाँ पे केवल 2000 हेक्टेयर एरिया में किया है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, कौन जिले हैं जहां पे राइस का सबसे अधिक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें आता है बालाघाट। बालाघाट यहां पे एक ऐसा जिला है जहां पे चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। 12.3% प्रोडक्शन पूरे राज्य का अकेले बालाघाट में करता है चावल का, वन ऑफ द हाईएस्ट वन। कटनी की बात करें, कटनी सेकेंड हाईएस्ट रैंक पे है। देखिए गेहूं का प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले में होता है,
लेकिन चावल का प्रोडक्शन मोस्टली ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहीं पे किए जाते हैं। तो बालाघाट सबसे टॉप में है, कटनी सेकंड नंबर पे है, सिवनी की बात करें सिवनी यहाँ पे थर्ड रैंक पे है, रफली अराउंड 7.6% प्रोडक्शन सिवनी में होता है। इसके बाद सतना भी एक महत्वपूर्ण जिला है जहां प्रोडक्शन चावल का एडिक्वेट होता है, 10 रफली अराउंड 7.5%। और 5वें नंबर पे आता है अपना शहडोल। शहडोल में यदि हम राइस प्रोडक्शन की बात करें 10 रफली 6.6% प्रोडक्शन होता है। तो ये मध्य देश के टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता कहां पे ज्यादा है। ये चीजें ऑलमोस्ट हम लोग केजी पर हेक्टेयर रीजन में करते हैं, है ना। तो केजी पर हेक्टेयर में सबसे टॉप नंबर पे है, देखिए बालाघाट यहाँ पे टॉप पे है, सेकंड नंबर पे कटनी है, थर्ड नंबर पे आपने सिवनी देखा, चौथे नंबर पे सतना है, लेकिन 5वें नंबर पे है शहडोल। लेकिन यदि हम बात करें प्रोडक्टिविटी में, पहले नंबर पे आता है अशोकनगर, एक ऐसा जिला है जिसका प्रोडक्शन टॉप प्रोडक्शन में नाम भी नहीं, लेकिन अशोकनगर में प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है, 10 रफली 4612 केजी पर हेक्टेयर। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पूछ भी लिया आता है, आप बताइए यदि आपने एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानकारी है तो आप बताइए कि रफली हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है। तो आप बता सकते हैं वहां पे कि 4 से 4,500 के आसपास प्रोडक्शन होता है, समथिंग लाइक दैट यू कैन स्पीक। इसके अलावा श्योपुर की बात करें, श्योपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पे देखा जाए तो गेहूं की प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा है, चावल की प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा है, 10 रफली अराउंड 4341 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हम लोग श्योपुर में करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि इनमें इरिगेशन फैसिलिटी और इसके अलावा कितना ज़्यादा वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे देखें तो रफली 4311 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम लोग ग्वालियर में करते हैं। भिंड है, हरदा है, ये ज़िले एज ऑफ नो देखा जाए तो यहाँ पर चावल का उत्पादन प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नाउ बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी कम है, 24th रैंक पे हालांकि आता है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक और चीज़ पूछी जाती है, धान की जो खेती होती है, चावल की खेती जो होती है, यहाँ पर लोकल लेवल पे इसको अलग नाम से बोला जाता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर प्रोडक्शन होने की एक बड़ी वजह यह है कि आपका जो बालाघाट का रीजन है, यहां पर खरीफ और रबी दोनों ही टाइम में यहां पर धान बोई जाती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बालाघाट में धान का उत्पादन खरीफ और रबी दोनों ही टाइम में क्या आता है। यदि आप रबी टाइम में करते हैं, देखिए धान मतलब एक रबी फसल, धान एक खरीफ फसल है वैसे देखा जाए तो। धान मतलब हम बात करें चावल, चावल कैसी फसल है, यूजुअली खरीफ फसल है, खरीफ टाइम में बोते हैं, लेकिन रबी टाइम में भी इसको बोया जाता है और यहां पर खरीफ के टाइम में भी बोया जाता है। ये एक स्पेशलिटी है बालाघाट की। तो रबी टाइम में जब बोया जाता है इस फसल को बोला जाता है रोपा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोपा। और जब आप खरीफ टाइम बोलते हैं इसे बोलते हैं बरानी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बरानी। तो रोपा और बरानी एग्रीकल्चर हमारे बालाघाट में देखने के लिए मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो ये रहा डिस्कशन हमारा मेन क्रॉप्स के बारे में। इसके अलावा जो छोटी छोटी फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का या दलहन फसलें हैं, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग थोड़ा सा सोयाबीन के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो हमारे इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है उनके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो एक ग्वालियर में है। इसके अलावा कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, खरगोन में है। एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है, अशोकनगर में। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में थोड़े पूछे आते हैं, तो इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।